लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, उनकी जो पॉलिसी थी वो थी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग वो अमेरिकन्स को प्रायोरिटी दे रहे थे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और साथ ही साथ आपने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर। जब से वो फिर से प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जिसमें आपने देखा होगा कि एक अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर को लेकर है, खासकर इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनको लेकर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि अब अमेरिका के अंदर बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो सभी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स न्यूज के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है ब्रिक्स कंट्रीज को कि अगर वो यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ये ब्रिक्स कंट्रीज है क्या, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को खतरा क्यों है जो ब्रिक्स की नई करेंसी आ रही है उससे डॉलर को क्या खतरा आने वाला है। रशिया के अंदर 2024 में ब्रिक्स की समिट हुई थी। इस ब्रिक्स की समिट में यह डिसाइड किया गया था कि अब हम एक नई करेंसी लेके आएंगे जिसका हम नाम ब्रिक्स करेंसी रख सकते हैं। अभी वो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये बात की गई है कि ब्रिक्स कंट्री के द्वारा एक कॉमन करेंसी लाई जाएगी जो ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड के लिए यूज करेगी। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये सभी मेंबर हैं ब्रिक्स कंट्रीज के। इनिशियली जो मेंबर्स थे वो 5 मेंबर थे, आगे मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में भी। और ये इन सभी की मेजर फोकस जो है इस करेंसी को लाने के लिए वो है डॉलर की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में उसको रिड्यूस करने के लिए। जो डॉलर की हेजेमनी है, हर चीज के लिए आपको डॉलर की जरूरत पड़ती है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक ब्रिक्स करेंसी की बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि क्यों रिप्लेस करने की बात हो रही है डॉलर को ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये समझेंगे कि ये ब्रिक्स कंट्रीज है क्या, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों डरे हुए हैं डी डॉलराइजेशन से। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि डॉलर को मार्केट से हटाना, डॉलर की जो डिपेंडेंसी है। अगर इंडिया है, अभी इंडिया को अगर इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हटाना, हर कंट्री को डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो इस चीज को रिप्लेस करना। इसी वजह से डॉलर का जो डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, यानी कि दूसरी करेंसीज को लाने की बात हो रही है, इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और आने वाले टाइम में हमें इंडिया वर्सेस चाइना भी देखने को मिल सकता है, और ये रिप्लेस कर सकते हैं यूएस के डोमिनेंस को। और मैं आपके सजेशंस भी लूंगा इस वीडियो में। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी हो गया, सीयूईटी हो गया, तो आप उसके लिए मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं कि डॉलर को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है। देखिए, डॉलर को रिप्लेस करने का मेन कारण है इंटरनेशनल ट्रेड की जो पेमेंट होती है उसके लिए। जैसे अगर सपोज मान लीजिए इंडिया आज कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है तो बदले में क्या, कोई भी फॉरेन करेंसी इंडिया को मिलेगी। फॉरेन करेंसी इंडिया को मिलेगी तो ये फॉरेन करेंसी कहां जाएगी, ये जाएगी आपके फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेक्स रिजर्व में एक करेंसी चली जाएगी, और बदले में जो हमारा आरबीआई है वो क्या काम करेगा, उसको रुपी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रुपए को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तभी हम उस डॉलर में पेमेंट करेंगे। अगर सपोज मान लो इंडिया के पास डॉलर ही नहीं है, तब क्या होगा, तब बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। जो क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा कि 1991 में आया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इससे और क्या इंपैक्ट पड़ता है, इससे इंपैक्ट पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट पड़ता है। सपोज मानिए कि अभी डॉलर का रेट 80 है, ठीक है, $1 का रेट क्या है, 80 रुपीज है। $1 इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। आपने कोई भी चीज इंपोर्ट खरीदी, कोई भी चीज खरीदी, अब वो कितने की है, 800 की है। 800 की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले $10 आपको देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, आपको $10 देने पड़ेंगे। यानी कि आपको डॉलर कम देना पड़ रहा है लेकिन रुपी ज्यादा देना पड़ रहा है। वहीं पर अगर ये प्राइस 90 हो जाता है तो सेम डॉलर तो 10 ही देने हैं, लेकिन उसके लिए रुपी एक्स्ट्रा हो जाएगा, 900 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज करते हैं तो रुपी का जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है इंडिया के इंपोर्ट और
और एक्सपोर्ट पर। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये क्या है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डॉलर की डिपेंडेंसी को खत्म करें। जैसे ही डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म होगी वैसे ही क्या होगा, डॉलर का डोमिनेंस खत्म होगा। डॉलर का डोमिनेंस खत्म होने का मतलब क्या है, यूएसए का डोमिनेंस खत्म होना। तो यूएसए का जो कंट्रोल है, जो सुपर पावर बने बैठा है अमेरिका, उस पर भी बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। साथ के साथ जो हम इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, तो कुछ इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग गए थे, जिसके बाद रशियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो पेमेंट होती है वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू होती है। तो इसको भी रिप्लेस करने की बात हो रही है। साथ के साथ जैसे कि इंडिया का यूपीआई है, यूपीआई सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, ताकि इसका एक ऑल्टरनेटिव आ सके और कंट्री जो है, जो डिपेंडेंट है एक कॉमन सिस्टम पर, वो मल्टीपल हो सके, वो फ्लेक्सिबल हो सके। अब बात करते हैं ये ब्रिक्स। ब्रिक्स है क्या बेसिकली? ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये ब्रिक था, BRIC। ब्रिक था यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये 4 कंट्री थी। और ये आपका क्या था, एक साइड लाइन आउटरीच प्रोग्राम था G8 का, याद रखिएगा। और ये पहली समिट कहां पर हुई थी इसकी, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर 2006 में। लेकिन 2009 में ब्रिक्स की ऑफिशियल समिट कब हुई थी? ब्रिक की समिट कब हुई थी? ये हुई थी आपकी अगेन रशिया के अंदर, कब? 2009 में। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली इसकी मेंबरशिप ले ली, जिसके बाद ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स कब बना है, 2010 में बना है। इससे पहले 4 कंट्री थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये कब बनी थी? 2009 में बनी थी। यहां पे आप देख सकते हैं रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई और ब्राजील। आप कहेंगे कि ये सर आपने तो अभी 5 ही बताए हैं, ये बाकी कंट्री कहां से आ गई? यहां पे आप देख लेते हैं ब्रिक्स के अभी करंट मेंबर्स कौन कौन हैं। आप देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 2009 से मेंबर है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। लेकिन इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, इन्होंने 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। और इंडोनेशिया ने करंटली 4 जनवरी 2025 में ज्वाइन किया। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया, और डेट भी याद रखिएगा 4 जनवरी 2025। तो टोटल कितने मेंबर हो गए ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर हो गए, जो पहले 5 मेंबर ही थे। डी डॉलराइजेशन क्या है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, मल्टीलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, कॉमन करेंसी एग्रीमेंट जैसे भी टर्म देखने को मिलता है। अब बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों जरूरत है हमें। अब यहां पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को क्या करना है, इंडिया को सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लेना है, तो क्या काम करेगा इंडिया, क्या काम करेगा, यहां सऊदी से बोलेगा कि मुझे क्या काम करो, आप क्रूड ऑयल दे दो। अब जो भी पेमेंट होगी वो पेमेंट इंडिया कैसे करेगा, वो पेमेंट कैसे करेगा, डॉलर में पेमेंट करेगा इसको। ठीक है, डॉलर में पेमेंट करेगा। अब इंडिया को डॉलर चाहिए तो डॉलर कैसे लेगा, इंडियन रुपीस के बदले क्या लेगा, डॉलर खरीदेगा। पहले डॉलर खरीदेगा, डॉलर खरीदने के बाद फिर क्या काम करेगा, वो पेमेंट करेगा किसको, सऊदी अरबिया को। अब डॉलर का जो रेट है वो डिपेंड करेगा आपका डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पे, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपका सवाल आएगा कि भाई अब हमें क्या फायदा है, करेंसी स्वैप से क्या फायदा है? हमें यह फायदा है कि अब हमें डॉलर नहीं लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम सऊदी अरेबिया को बोलेंगे कि आप जब क्रूड ऑयल हमें दे रहे हैं तो आप क्या काम करें, रुपीस में पेमेंट ले। ठीक है, जब भी आप अपना कोई सामान क्या काम करेंगे, इंडिया में भेजेंगे, तो हम पेमेंट किस में लेंगे, आपके रियाल में पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, रियाल में। तो इनके पास रुपी आ गया, यहां पे क्या आ गया, रुपी आ गया, यहां पे आ गया आपका रियाल। अब यहां पे रियाल आ गया। अब जैसे ही इंडिया को जब क्रूड ऑयल खरीदेगा तो इंडिया के पास क्या है, रियाल है, तो वो वापस रियाल से पेमेंट कर सकता है। और सऊदी अरेबिया के पास क्या है, रुपी है, वो रुपी में पेमेंट कर सकता है। तो अब डॉलर की डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ये जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि भाई कभी क्या होता था, रुपया कमजोर हो जाता था, डॉलर मजबूत हो जाता था। ये हम स्किप कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होगा। इससे इंडिया पर टोटल क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। इससे क्या होगा कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व का क्राइसिस जैसी सिचुएशन है जो 1991 में आई थी, हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत नहीं है। अब हम लोकल करेंसी के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, साथ के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये समझिए कि अब हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर से हमें खरीदना पड़ता है।
डॉलर से खरीदना पड़ता है, अब हमें क्या मिल रहा है, डॉलर एक्सपेंसिव मिल रहा है। $1 की कीमत क्या है, हमें 90 रुपए देनी पड़ रही है। अब 90 रुपए देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, हम क्रूड ऑयल महंगा खरीदेंगे। क्रूड ऑयल महंगा खरीदेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए $1 की पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, 80 रुपए कर रहे हैं, यानी कि कम पे कर रहे हैं। कम पे करने का मतलब क्रूड ऑयल सस्ता है। अब क्रूड ऑयल सस्ता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी सस्ता हो जाएगा। इस वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। और इंडिया का जो टारगेट है वो क्या है, टॉप 3 इकोनॉमी बनने का। इंडिया का टारगेट है टॉप 3, यानी कि अमेरिका, चाइना और इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी में आने का। और ये अगर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ले, हम अपना ट्रेड अच्छा कर ले, हम इन सब चीजों से बाहर निकल जाए, तो आप देख सकते हैं कि जल्दी हम टॉप 3 की इकोनॉमी में आ सकते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना का क्या इंपैक्ट है आफ्टर अमेरिका। देखिए क्या हो रहा था कि 1945 से 1991 का ये जो टाइम पीरियड था ना, ये बाइपोलैरिटी का था, यानी कि दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक यूएसए की तरफ, एक यूएसएसआर की तरफ। ठीक है, एक यूएसएसआर की तरफ थी। कुछ कंट्रीज ने यूएसए को ज्वाइन किया हुआ था, कुछ कंट्रीज ने यूएसएसआर। जो यूएसएसआर को लीड कर रहा था, रशिया लीड कर रहा था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और सिर्फ एक कंट्री बच जाती है मेजर, दैट इज यूएसए। और यूएसए की हेजेमनी, यानी कि पूरी दुनिया पर सुपर पावर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। कौन, यूएसए। इसे बोलते हैं यूनिपोलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे चाइना उभर रहा है। अब चाइना उभर रहा है तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उसने चाइना पर काफी सारे सैंक्शंस लगाए थे, और रिसेंटली फिर से वो चाइना को ही काउंटर करेगा। और इंडिया की जरूरत है अमेरिका को। क्यों, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, इसलिए इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो आपको देखने को मिलेगा फिर से कि यूएसए वर्सेस चाइना अगेन से फिर से एक बाइपोलैरिटी देखने को मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें रशिया क्यों नहीं आ सकता। रशिया इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर आप देखें, अगर वो मिलिट्री के टर्म्स में आप देखें तो वो बहुत हाईली कैपेबल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमी के टर्म्स में चाइना ज्यादा है। तो चाइना मिलिट्री और इकोनॉमी सभी चीजों में आ गए, और चाइना के पास क्या है, P5 में भी है, साथ के साथ वो P5 में भी है, और उसके पास न्यूक्लियर पावर भी है। अब जैसे ही क्या होगा, डी-डॉलराइजेशन जैसी चीजें होंगी, बहुत सारी आपको चीजें ऐसी देखने को मिलेगी, चाइना ओवरटेक कर लेगा किसको, अमेरिका को। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा चाइना की हेजेमनी, फिर से चाइना की हेजेमनी रिप्लेस, यूएसए की हेजेमनी को रिप्लेस कर देगा चाइना की हेजेमनी, और यहां पर आपको यूनिपोलैरिटी देखने को मिल सकती है। फिर इसके बाद क्या होगा, चाइना के साथ कंपटीशन में आएगा इंडिया। इंडिया कंपटीशन में आएगा, फिर से आप बाइपोलैरिटी देख सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन, क्योंकि आपने देखा होगा स्पेस में हो, मिलिट्री में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इकोनॉमी में हो, यूपीआई सिस्टम हो। अब इंडिया क्या कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर रहा है, जो बहुत जल्दी शायद चाइना को, बहुत जल्दी तो नहीं, मान के चलिए अराउंड 50 ईयर्स के अराउंड बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है इंडिया चाइना को। और उसके बाद अगर चाइना को हम बीट कर देते हैं तो इंडिया दुनिया पर एक लीडरशिप की तरह, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया कंट्रोल करेगा दुनिया को, इंडिया लीड करेगा। क्यों लीड करेगा, क्योंकि हमने एक स्लोगन दिया है, वसुदेवाय कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम अमेरिका भी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया वन फैमिली की तरह रहने का ट्राई करेगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया को लीड करने के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, हमें आगे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके क्या कमेंट्स है, आपके जो भी कमेंट है, इस पर जो भी व्यूज है, आप मुझे फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें कमेंट जब आप करेंगे मजा आएगा वहां पे, जब हम डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।